बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास का प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स हमने पिछले लेक्चर में भी समझने की कोशिश की थी। मूवमेंट्स या टॉर्क को टॉर्क से रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसका फार्मूला था F × L। F फॉर फोर्स एंड L फॉर मोमेंट आर्म। प्रिंसिपल मूवमेंट से पहले दो लफ्ज़ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक आएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट और जो दूसरा लफ्ज़ है वो हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज से क्या मतलब लिया जाता है कि जिस तरह घड़ी हमारे पास होती है, घड़ी में आपने देखा होगा रोज़ाना हम क्लॉक देखते हैं, उसमें कुछ ऐसे नंबरिंग लिखी होती है हमारे पास। अगर घड़ी की सुइयों की तरह हम रोटेट करें, जिस तरह घड़ी रोटेट कर रही होती है, उसकी नीडल रोटेट कर रही होती है, अगर उस तरह रोटेट किया जाए तो इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। और अगर हम घड़ी के मुखालिफ रोटेट कर रहे हैं, मुखालिफ मूव कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, कि अगर उसके मुखालिफ मूव किया जा रहा है तो उसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। शायद आपने कभी नोट किया हो कि जब भी हमारे पास कोई नट है, उसको मैं टाइट करना चाहता हूँ तो उसको स्पैनर वगैरह का यूज़ किया जाता है उसे टाइट करने के लिए। तो जब इसे टाइट किया जाता है तो हम उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने से वो नट जो सा टाइट होना शुरू हो जाता है। और अगर उसे लूज़ करना हो तो इसी रेंज से हम क्या करते हैं, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर बॉडी बैलेंस हो, बैलेंस मतलब वो मूव ना करे, ना वो क्लॉकवाइज रोटेट करे, ना ही वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। मतलब कि अगर मेरे पास एक वेज है, वेज एक ट्राइंगल शेप वुड का पीस होता है जिसके ऊपर हम किसी भी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। अब बैलेंस करने के लिए क्या मतलब होगा कि अगर यहाँ पे मैं एक वेट लटका दूँ, हैंग कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली ये इस साइड पर क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसे बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसके अपोजिट साइड भी वेट लटका दिया जाए, एक साइड पे W1 और एक साइड पे W2, तो ये बैलेंस हो सकता है। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसे पहले बैलेंस करता हूँ तो ये फिंगर पे बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर जो ही कोई चीज़ वेट यहाँ पे हैंग करूँगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा। अब इसे दोबारा बैलेंस करने के लिए मुझे इसके अपोजिट साइड पे भी थोड़ा बहुत वेट हैंग करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस किया जा सके। तो प्रिंसिपल मूवमेंट हमारे पास डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है कि अगर कोई बॉडी बैलेंस हो तो उस वक्त क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर एक साइड पर एक से ज़्यादा वेट हैंग हुए हैं तो फिर हम इसके साथ थोड़ा सा मज़ीद अल्फाज ऐड करेंगे और वो क्या होंगे, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, तो प्रिंसिपल मूवमेंट की डेफिनेशन अगर आती है तो पेपर में हम क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पेज नंबर 92, अगर आप पेज नंबर 92 पे पिंक कलर में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको अगर रीड करें, अ बॉडी इज बैलेंस, बैलेंस होनी चाहिए लाजमी। द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इन इट, ये डेफिनेशन लिखी जाएगी। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर जो 93 है, इसके दरमियान में जो लाइन लिखी है अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये दो लाइनें अंडरलाइन करके साथ लिखी जाएगी। यहाँ लिखा है अप्लाइंग प्रिंसिपल मूवमेंट्स, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इस टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमारे जो उनसे होते हैं सॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पेज नंबर अगर आप देखेंगे 105, पेज नंबर 105 पर न्यूमेरिकल नंबर 4.9, पेज नंबर न्यूमेरिकल नंबर 4.5 को अगर रीड किया जाए तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है,
अ नट हैज़ बिन टाइटन, एक नट है टाइट किया जा रहा है। अब टाइट करते हुए उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे? उसे हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है। अ नट हैज़ बिन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन। ये हमारे पास आएगा गिवन डाटा। बाय यूजिंग अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, ये नट था, उस पर 200 फोर्स लगाई जा रही है और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और इसे टाइट किया जा रहा था क्लॉकवाइज रोटेट करके। मजीद अगर इसे रीड किया जाए, वन लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूज द सेम नट विद द फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। कि यही वही नट है, लेकिन अब जो स्पैनर है वो हमारा जो फोर्स उस पर लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है 150 न्यूटन इसे लूज करने के लिए। अब लूज करने के लिए जो फोर्स लगाई जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज लगाई जाएगी। इसकी लेंथ क्या करनी है? मालूम करनी है। अब इस पे हम यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में क्लॉकवाइज मूवमेंट जो उसे टाइट करने के लिए यूज की जा रही थी इज इक्वल टू किसके होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो उसे लूज करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब उसे क्या करना है? टाइट करना है। शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो उसे क्या करना है? लूज करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या था? मूवमेंट का फार्मूला F मल्टीप्लाई बाय L, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। लेकिन अब इसे हम करेंगे क्या कि जब उसे टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था तो जो फोर्स है उसको F1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और जो मूवमेंट आर्म है उसको मैं L1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा 10 सेंटीमीटर। लूज करने के लिए अब उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए जो फोर्स मैंने लगाई है उसको F2 से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 150 न्यूटन। और अब मूवमेंट आर्म मालूम करना है, L2 मालूम करना है। नाउ सॉल्यूशन, तो ये जो F है क्लॉकवाइज जो उसे टाइट किया जा रहा है, जो पहले ही गिवन रीडिंग थी उनके साथ 1 लिख दिया जाएगा। फिर लूज करने के लिए उनके साथ हम क्या लिख देंगे? 2, ताकि डिफरेंस शो किया जा सके। इनमें वैल्यू पुट की जाए। F1 टाइट करने के लिए कितनी फोर्स लगाई? 200 न्यूटन। L की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, या उसकी पावर लिख दिया जाता है 10⁻² लिख दी जाती है साथ। डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आता है 0.1 मीटर। तो L1 मेरे पास है 0.1 मीटर। F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 150 मल्टीप्लाई बाय L2 मूवमेंट आर्म लेंथ। अब इसको सॉल्व करना है। 200 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 20। 150 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। जब बोथ साइड को 150 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास बनेगा L2 20/150। और इनको डिवाइड करने से 0 से कैंसिल हो सकता है। 2 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आता है 13.0.133। L2 की वैल्यू आएगी मेरे पास 0.133 मीटर। ये डिवाइड करने के बाद है। बुक हमेशा याद रहे, आंसर बेहतर आंसर ये है मीटर में निकालना, लेकिन हमेशा बुक को फॉलो करना पड़ता है। याद रहे, जितने भी आपके पास नुमेरिकल्स आएंगे उनका जो आंसर होगा वो आपने बुक वाला लिखना है, ना कि अपने पास से लिखना है। हालांकि लेंथ मीटर में होनी चाहिए, मीटर में आंसर ये बेहतर है, लेकिन
बुक को अगर आप देखें तो उन्होंने सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो हम भी जो आंसर लिखेंगे वो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने नोट किया था सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना था तो 100 से डिवाइड किया गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में अगर चेंज करना हो तो फिर क्या किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 13.3 सेंटीमीटर। इन द एंड हमेशा क्या लिखा जाता है, इसका रिजल्ट लिखा जाता है। न्यूमेरिकल में हमेशा रिजल्ट के लिए कैसे किया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है उसमें कुछ ना कुछ होगा, कैलकुलेट दिस, फाइंड दिस, वहाँ से आपने स्टेटमेंट पिक करनी है। और ये जो आंसर आ रहा है कोशिश करनी है ये बिल्कुल आखिर में लिखा जाए विद बोल्ड लेटर्स, मार्कर के साथ लिखा जाए ताकि प्रोमिनेंट हो, आसानी से चेक किया जा सके। तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड, द लेंथ ऑफ द स्पैनर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा, इतना शॉर्ट कर दिया जाता है। द लेंथ ऑफ द स्पैनर अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा, given data is 13.3 सेंटीमीटर इन इन्वर्टेड कॉमास। तो ये न्यूमेरिकल था नंबर 9। उन्होंने कहा था कि 200 न्यूटन फोर्स लगा के 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्पैनर है उसे टाइट किया जा रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर सिर्फ 150 न्यूटन फोर्स लगानी पड़े हमें तो क्या उसे लूज किया जा सकता है, उसमें कितना स्पैनर लेंथ का स्पैनर यूज़ होगा, ये हमारे पास गिवन कंडीशंस आ गई है। F1 200 न्यूटन, पहले फोर्स, लेंथ स्पैनर कितनी थी, वो उसका मोमेंट आर्म है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जिस पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे मोमेंट आर्म कहते हैं और मोमेंट आर्म को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टाइट करने के लिए था तो हमारे पास बना क्लॉकवाइज मूवमेंट। लूज करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होगी, F2 150 न्यूटन है, L2 लेंथ ऑफ द स्पैनर मालूम करनी है और उसके बाद इनमें वैल्यूज पुट की जाएगी और इसे सॉल्व किया जाएगा। ये इसका आंसर आ जाता है। शुक्रिया।